हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। साउंड आ रही है जी मेरी? गुड इवनिंग, पहले तो गुड इवनिंग जी। साउंड क्लियर है मेरी? चलो ओके जी। एक बार फटाफट से जितने बच्चे भी एक बार हैं उनको मैं जोड़ लेता हूँ, उसके बाद अपने ना, एक तो पहले तो ऑडियो अपनी वही म्यूट कर लेना, और उसके बाद फिर डाउट्स लेने स्टार्ट करते हैं जी। चलो जी। तो प्रदीप शर्मा, क्या खा रहे हो? सैंडविच? चलो जी, तो और ये डाउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ जी, डाउट किसका है? एक बार हैंड रेस का साइन बना दो अपना वहां पे। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला ये ओप्पो A1K। हाँ जी, आपका डाउट। सर हाँ जी हाँ जी, बोलो। सर प्री सप्लाई और पोस्ट सप्लाई में डिफरेंस क्या होता है? वो होता क्या है प्री सप्लाई और पोस्ट सप्लाई? इससे पहले वाले डाउट सेशन में ना वैसे मैंने डाउट ले लिया है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, प्री सप्लाई डिस्काउंट और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का ना मतलब सिंपल सा एक होता है। आप मुझे पता हो, जब भी आप कहीं पर सामान लेने के लिए जाते हो ना, देखो डिस्काउंट की दो कैटेगरी होती है जीएसटी के अंदर, या तो वो डिस्काउंट होगा प्री सप्लाई या वो डिस्काउंट होगा पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई का मतलब कि आपने कई बार देखा होगा दुकानों के बाहर ना एक बोर्ड लगा होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक शर्ट है या एक ट्राउजर है 50% डिस्काउंट पे है। अब अगर उसने बोला 50% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, मतलब अगर मैं एक शर्ट भी लूंगा, दो शर्ट भी लूंगा, 10 शर्ट भी लूंगा, मुझे डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं प्री सप्लाई। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है इस डिस्काउंट को तो आप डायरेक्टली माइनस कर दो, इस केस में कोई भी कंडीशन नहीं होती। बट एक डिस्काउंट आपका होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो चीजें परचेज करूंगा तो साथ में एक चीज मुझे फ्री मिलेगी। ठीक है जी, जैसे आपने प्रैक्टिकली देखा होगा बाय टू गेट वन, या इतने की शॉपिंग पे आपको इतना, आपको एक्स्ट्रा प्राइस कुछ मिलेगा, इतना गिफ्ट मिलेगा, तो वो सारी डिस्काउंट होते हैं पोस्ट सप्लाई। अब होता क्या प्रैक्टिकली दुकानों के अंदर आजकल नॉर्मली क्या चल रहा है कि आपने अगर पर्टिकुलर इतने अमाउंट की शॉपिंग की तो आपको इतने परसेंट कैशबैक मिल जाएगा। अब अगर इतने परसेंट कैशबैक मिलेगा तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि जो भी तुम्हारा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा ना, वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हम तुम्हारी वैल्यू में से माइनस तब करेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन तो वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हो, मतलब वो सबके लिए सेम हो। और दूसरी कंडीशन जो होती है ना कि बायर ने उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बायर ने जब जीएसटी पे किया होगा तो सारा आईटीसी बुक कर लिया होगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि वो सारा आईटीसी बुक नहीं करेगा, जितने पोर्शन का डिस्काउंट है उतने पोर्शन का उसको आईटीसी हटाना पड़ेगा, और बाकी का वो आईटीसी क्लेम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। ओके, डन डन सर। ओके जी। चलो सेकंड डाउट जी। सेकंड डाउट रितु, मैं आप पे भी आता हूं एक बार। रितु रितु, हाँ जी रितु। गुड इवनिंग जी। एक बार थोड़ा जोर से बोलो। सेक्शन 47 सेक्शन कैपिटल। इनकम टैक्स का? यस सर। इनकम टैक्स का आज मैं डाउट नहीं लूंगा, नेक्स्ट संडे को लूंगा। आज हमारा ना जीएसटी का डाउट सेशन है, अगर मैं बीच में ना इनकम टैक्स का ले लूंगा ना फिर बिल्कुल फ्लो खराब हो जाएगा। ठीक है, आपका सेक्शन 47 का डाउट पेंडिंग रह गया, आप टेंशन मत लो, अगले संडे को ना मेरे सारे डाउट सेशन इनकम टैक्स के हैं, उसके अंदर मैं ले लूंगा। जीएसटी का तो कोई डाउट नहीं है, जीएसटी का? सर है जीएसटी में डाउट, अभी देखते हैं। चलो ठीक है, अगर होगा तो मुझे बता देना बीच में। हाँ जी आसमा, आसमा शेख। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर रेस्टोरेंट सर्विस कंपोजिशन स्कीम में 2.5 का रेट लग रहा है, हाँ जी, लेकिन जब उसमें कुछ और सर्विस ऐड कर दे रहे हैं तो उसके फिर आपने बताया कि 0.5
परसेंट से लगेगा, वो नहीं नहीं कैसे नहीं होगा नहीं नहीं सर? नहीं नहीं, उसका मतलब आप गलत समझ रहे हो। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये नालायक किसी बच्चे की ऑडियो ऑन है, बंद करो उसको। इधर देखो ध्यान से, उसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में 5% रेट लगेगा, 2.5 CGST, 2.5 हमारा SGST। बट अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस के साथ ना कोई दूसरी सर्विस भी देना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जो आप दूसरी सर्विस दोगे ना, उसकी एक लिमिट होती है, वही 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर, वो अपने क्लास के अंदर पढ़ी है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर रेस्टोरेंट सर्विस के साथ में दूसरी सर्विस दोगे ना, तो मैंने क्लास में ये नहीं कहा था कि सारी सर्विस का रेट 1% हो जाएगा। इट मीन जितनी सप्लाई रेस्टोरेंट की होगी उसका तो 5% लगेगा लगेगा, और जो अदर सर्विस दे रहे हो उस सर्विस की वैल्यू का तुम्हें 1% देना पड़ेगा। तो मतलब करंट ईयर में दो रेट एप्लीकेबल होंगे। रेस्टोरेंट की सर्विस पर तो 5% लगेगा ही लगेगा, और जो अदर सर्विस होगी उस पर आपका 1% लगेगा। बस ये बात ध्यान देना, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, कई बच्चों को ना ये डाउट आ जाता है कि अगर मैं रेस्टोरेंट की सर्विस के साथ में कोई दूसरी सर्विस दूंगा तो कंप्लीट सप्लाई पर 5%। ये भी इंटरप्रिटेशन गलत है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि रेस्टोरेंट की सर्विस के साथ दूसरी सर्विस दूंगा तो कंप्लीट सप्लाई पर 1%। ये भी गलत है। लो के कहने का मतलब ये है कि रेस्टोरेंट की सर्विस के साथ दूसरी सर्विस दोगे तो रेस्टोरेंट का तो 5% है, जो अदर सर्विस होगी ना उसकी वैल्यू का 1% तुम्हें देना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो जी। हाँ जी, दिविक। दिविक, सर वो मेरा बिल टू शिप टू का ही सर, मैं वापस थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो आप सर थोड़ा इलेबोरेट करके बता सकते हो कि बिल टू शिप टू में जब थर्ड पर्सन आउटसाइड इंडिया होता है तो सर उसको दो जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मानेंगे हम? नहीं 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 नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखो तब मानेंगे अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आ रहा है, सप्लायर की लोकेशन अगर इंडिया में है, फिर तो वो एक्सपोर्ट मान लेंगे। हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हमारा जो थर्ड पर्सन है वो आउटसाइड इंडिया है तो वो सर दो बिल इशू करेगा ना, एक तो जिससे लिया और जिसको वो सेकंड वो सेल करेगा उसको। देखो दो केस होंगे, दो केस होंगे। अगर मान लो आपने मुझसे सामान लिया, ठीक है जी, बिल मैंने यस आपके नाम पे यस काट दिया, बिल मैंने आपके यस नाम पे सर। काट दिया, और आपके कहने पर शिप मैंने किसी और को कर दिया। यस सर, और मैं ठीक है, आउटसाइड इंडिया हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। ओके तो ये जो ओके सप्लाई होगी, ये जो सप्लाई होगी, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा सेक्शन 10(2) में। ठीक है जी, वो ये बात बोलता है जिसने डायरेक्शन दी है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल दो। इट मीन आपने मुझे डायरेक्शन दी, इस पर जीएसटी लगेगा। फिर सेकंड अब सोच के बोलना, अब जो मैंने सामान भेजा बाहर वाले को, उसका बिल आप रेस करोगे? उसका बिल आपको रेस करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि मेरा जो बिल कटा वो यस तो आपके नाम पे कटा। यस सर। और जब आपके कहने पर मैंने उस पार्टी को सामान भेजा, तो उस पार्टी को इनवॉइस जो होगा मैं रेज नहीं करूंगा, वो आप रेज करोगे। यस सर यस ठीक है, सर। और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो निकल के आएगा वो इंडिया से बाहर निकल के आएगा। ओके तो इट मीन उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब आप ओके बोलोगे नहीं मैंने तो पहले जीएसटी पे कर दिया, क्योंकि मेरी और आपकी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगा, आपकी उसकी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं लगा। ओके ठीक है, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट बना दिया ना। एक्सपोर्ट कैसे बन गया? क्योंकि इंडिया से बाहर सप्लाई चली गई। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि जो भी आपने आईटीसी बुक किया होगा ना, मतलब जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा, उसका हम आपको रिफंड दे देंगे। बस ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे ना दो केस हो रहे हैं। बिल टू शिप टू का मतलब ये है कि बिल आपके नाम पर कटा, शिप किसी और को चला गया, ये ट्रांजेक्शन एक अलग है। ठीक है, बट जब उसके ओके। पास सामान गया तो वो आपसे इनवॉइस मांगेगा ना। तो हाँ इनवॉइस मैंने तो आपके नाम पे काटा हुआ है, आपको इनवॉइस हाँ एक अलग रेस करना पड़ेगा, वो उसके नाम पे होगा। सर, एक छोटा सा डाउट, आपने जो मेरे को सप्लाई किया वो एक्सपोर्ट होगा ना सर? कौन सा? सर अगर मैं आउटसाइड इंडिया हूँ और आपने मुझे सप्लाई किया, मैं आउटसाइड इंडिया हूँ, आपने मुझे सप्लाई मतलब आपने किसी दूसरे पर्सन को सप्लाई किया, आप दिल्ली में हो, मैं लंदन में हूँ और मेरा एक फ्रेंड मुंबई में है, हम्म हम्म और आपने सप्लाई किया मुंबई वाले को मेरे डायरेक्शन के ऊपर, तो ये वाला प्लेस ऑफ सप्लाई तो मेरा लंदन बन गया, नहीं तो वो नहीं एक्सपोर्ट हो गया ना सर? नहीं 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 नहीं। आप एक बार सेक्शन 10(2) ना एक बार दोबारा पढ़ना। सेक्शन ओके 10(2) सर। जो है, एक बार मैं दोबारा, क्योंकि अगला डाउट सेशन भी मेरा है उसके अंदर ना, एक बार ध्यान से ओके। पढ़ना। उसमें 10(2) हाँ में लिखा हुआ है कि जो पर्सन डायरेक्शन देता है हाँ कि सर। ये सामान यहाँ भिजवा दो, तो जिसने हाँ डायरेक्शन दी उसकी जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। हाँ सर। ठीक है, अब देखो आप मुंबई में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूं, आपने बोला सर कि मैं ये, मैं लंदन, मैं लंदन। हाँ फिर तो देखो आपने डायरेक्शन दिया ना फिर मुझे, हाँ आपने फिर मैं मुझे लंदन में रहता हूँ। हाँ,
आपने फिर मुझे सर डायरेक्शन, सॉरी सर, मैं एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं लंदन में रहता हूँ एकदम फिक्स, मैं लंदन, आप रहते हो दिल्ली में, और अब मेरा एक फ्रेंड रहता है मुंबई में। ठीक है। तो अभी आपने जब मेरे पे बिल लिया, इशू किया होगा, और मेरे फ्रेंड को मुंबई में दिया होगा, हाँ, ये तो तो वो एक्सपोर्ट हो गया। ट्रांजेक्शन, वो एक्सपोर्ट हो गया ना सर। और सब हाँ, जब मैं मुंबई वाले को सप्लाई करूंगा, जब बिल इशू करूंगा, तो वो इम्पोर्ट हो गया उसके लिए। वो तो उसके लिए इम्पोर्ट बन जाएगा। ओके, तो सर यहाँ पे जो आपने सप्लाई किया वो जीरो रेटेड हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, बाकी अगर फिर भी कोई डाउट होगा, एक बार दोबारा से 10(2) पढ़ लेना और एक सेक्शन 12 पढ़ लेना, उसके बाद कोई भी डाउट होगा अगले सेशन में आप पूछ सकते हो। ओके सर, ओके। ओके जी, चलो और बताओ Sir, जी, I have किसी a का doubt. डाउट? Sir, I have a doubt. हाँ हाँ, मेरे को एक बार नाम तो बताओ। Harshita. हर्षिता कहाँ पे है? हर्षिता, हाँ जी हर्षिता। Sir, in evaluation rules, हाँ बोलो। उसमें रूल नंबर 28, रूल नंबर 28, अच्छा हाँ जी बोलो, उसमें क्या डाउट है? उसमें 90% वाला पॉइंट पर समझ में नहीं आया। उसका उसका ये मतलब है, जैसे मान लो अगर आपने पढ़ा हो उस रूल नंबर 28 के अंदर कि सबसे पहले तो आप ओपन मार्केट वैल्यू लेते हो, ठीक है? यस सर, हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर, हाँ, तो आप उसमें क्या करते हो, ओपन मार्केट वैल्यू लेते हो। और उस केस में ये यस लिखा हुआ है कि एक आपको ना हम ऑप्शन भी देंगे। ऑप्शन क्या देंगे? जैसे मान लो मैंने आपको सामान दिया और आपने फर्दर आगे सामान की सप्लाई कर दी और वो सप्लाई की आपने अनरिलेटेड पार्टी को, तो ओके, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि रूल 28 में हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको वैल्यू क्या लेनी है, जो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू है वो, या जब आपने उस सामान को आगे बेचा होगा ना उस प्राइस का 90%। ओके, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। मैंने आपको सामान दिया, ये सामान विदाउट कंसीडरेशन में है, तो गवर्नमेंट ने बोला इसकी वैल्यू निकाल दो रूल नंबर 28 में, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है। ठीक है जी। अब नॉर्मल क्या लेते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं, बट रूल नंबर 28 में लिखा है कि आप जो वैल्यू ले सकते हो ना, या तो ओपन मार्केट वैल्यू, या जब आप आगे उस सामान को बेचोगे तो जितने का आपने वो सामान बेचा उस प्राइस का 90%। तो इसमें से ओके जो सर, भी कम होगा ना वो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ये रूल नंबर 28 कहता है। ओके, ठीक है थैंक यू हर्षिता? सर, यस सर। ओके जी, हाँ जी। सर एक डाउट है इधर मेरे को। कहाँ पे नाम बताओ? यहाँ पे। प्रशांत, हाँ प्रशांत। मेरे को लग रहा है पूरा GSTR करके जाओगे आप। हाँ जी। सर ये कंपेंसेशन एक्ट में ना, उसके अंदर 5 years मतलब चार्ज ऑन लग्जरियस एंड सीन आइटम हम्म ओनली कैन बी इम्पोज्ड फॉर नेक्स्ट 5 years only। हम्म तो उसके नीचे एक पॉइंट है, इफ एनी फंड is remain at the end of 5 years the excess amount will be shared by state and central। ये सर मेरे को समझा नहीं। इसका मतलब ये है, देखो जिस टाइम इंडिया में GST आया था ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये डर था कि भैया अगर कल हमें नुकसान हो गया तो हमें कंपनसेट कौन करेगा। तो इसलिए आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनसेशन एक्ट बनाया, और वो 5 साल के लिए बना। और आप सब जानते हो, इतने बच्चे अगर यहाँ पे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि अभी तक GST में ना स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब सिंगल क्वार्टर भी ऐसा नहीं गया जिसमें गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। ठीक है नहीं? अब हुआ क्या, जो कंपनसेशन सेस लग रहा है वो लगाया क्यों था, कि इससे आने वाला पैसा हम कंपनसेट करेंगे स्टेट को, और वो सारा पैसा तो बच रहा है। अब अगर वो सारा पैसा बच रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को लगा भाई अगर ये पैसा बच जाएगा और 5 साल खत्म होंगे तो क्या ये पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला जब 5 साल खत्म होंगे, जितना पैसा इसमें बैलेंस बचेगा ना वो रेवेन्यू आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इट मींस जितना पैसा कंपनसेशन एक्ट के अंदर बचेगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू है और स्टेट गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू है, दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो ये बात कह रहे हैं। थैंक यू सर। ओके जी, हाँ जी, और बताओ जी डाउट। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। Realme 3, हाँ सर। सर नाम बताओ मेरे पहले को ना अपना, नाम बताओ। भाग्यश्री। हाँ जी बोलो, भाग्यश्री। हाँ, हाँ जी अहमदाबाद से। ओके, हाँ जी बोलो। टॉस ऑफ गुड्स में अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आता है तो फिर चार बातें जैसे दी हुई है, इनवॉइस की डेट है, रिमूवल ऑफ अ गुड्स है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और रेसिपिएंट ऑफ अ पेमेंट। तो मतलब ये प्रोविजन कैसे है, मतलब क्या फर्स्ट लेने का कंपैरिजन में? एक बार दोबारा थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्टिंग से रिपीट करो, किसमें कह रहे हो आप?
टाइम ऑफ सप्लाई में टॉस में हाँ इन अच्छा, केस ऑफ अ गुड, ओ माय हाँ गॉड, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ टॉस, ओके, प्रोविजन, हाँ 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 जी, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स में मतलब हाँ वो प्रोविजन कैसे लेने का, जैसे कि इनवॉइस की डेट दी हुई है, रिमूवल ऑफ अ गुड्स है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है और रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट है। नहीं तो फिर जो स्टेटमेंट देखो, अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट आ रही हैं, फिर तो जब वो स्टेटमेंट इशू होगी उस दिन या उससे पहले वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। जैसे कि एक आंसर में से दिया हुआ है सर कि टॉस इज द डेट ऑफ इनवॉइस सिंस इनवॉइस इज इशूड बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हाँ हाँ, वही बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको तो जो स्टेट, कंपैरिजन किस तरह? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई है तो उस केस में हम्म, अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट है, मतलब वो स्टेटमेंट वाला केस है, तो जब वो हाँ स्टेटमेंट इशू करोगे ना उस दिन या उससे पहले ही आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा और वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। अच्छा हाँ। हाँ जी। और सर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस पे कैसे लेने का? रिवर्स चार्ज बेसिस पे तो देखो, गुड्स और सर्विस में ना ये फर्क है कि सर्विस वाले केस में तो आप ये देखते हो कि जब आपने इनवॉइस इशू किया उसके 60 दिन के अंदर अगर पेमेंट आ गई तो पेमेंट की डेट पीओटी बन जाता है रिवर्स चार्ज में। अगर 60 दिन हाँ में नहीं आई तो फिर 61st डे बन जाता है। गुड्स हाँ वाले केस में क्या होता है कि अगर मेरा कोई गुड्स वाला केस है और वो रिवर्स चार्ज में है, तो गवर्नमेंट ये बात हाँ बोलती है कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आएगा। सबसे पहला पॉइंट जिस दिन आपने वो गुड्स रिसीव किया, सेकंड फिर हम्म, गवर्नमेंट बोलती है जिस दिन पेमेंट आई, और तीसरा फिर हम्म, गवर्नमेंट बोलती है जब आपने इनवॉइस इशू किया ना उसका 31st डे निकाल लो। मतलब जो अच्छा सर्विस हाँ वाले केस में 61st डे आप निकालते हो ना, गुड्स वाले केस में 31st डे निकालना है। तो ये 3 डेट अच्छा आपके सामने आ जाएंगी, इन तीनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी ना वो आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा और सर एक और डाउट है, हाँ जी। रूल नंबर 32 सबसेक्शन 4 जो LIC वाला है ना, हम्म। उसमें एक LIC माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर इंश्योर्ड अमाउंट डज नॉट एक्सीड 2 लाख, वो उसमें इन सम में वो ये पॉइंट एग्जम्प्ट कर रहा है। हम्म। हाँ ठीक कर रहा है, क्योंकि वो एग्जामिशन लिस्ट में ना एग्जाम्ट है आपका। एग्जम्पशन लिस्ट में? एग्जाम्ट है आपका, प्रोफेशनल है ना मेरे ख्याल से। हाँ सर, हाँ हाँ, वो एग्जामिशन लिस्ट में एग्जाम्ट है तो उसको एग्जाम्ट ही रहेगा वो। इसके लिए फिर वो एग्जम्प्ट कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक और है, हाँ जी। ये जो बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ई वे बिल इज आपको नॉट नजर लग जाएगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी बोलो बोलो, सर, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ई-वे बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट। तो सर व्हीकल नंबर नहीं होगा तो ई-वे बिल वैलिड नहीं है, तो मतलब वो जनरेट तो करेगा ना, तो फिर कैसे, मतलब वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, देखो वो तो ये बात है, आपको मैंने कहा था ईवे बिल के अंदर ना दो पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए हाँ तो जो जनरेटर होता है उसका होता है, पार्ट नंबर बी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। अब अगर हम्म ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक का नंबर ही नहीं डालेगा, ठीक है ना, हाँ अगर वो ट्रक नंबर ही नहीं डालेगा तो जब वो हम्म, जनरेट होगा तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि उसको हम वैलिड करार नहीं देंगे, मतलब वो इनवैलिड है, हम ये मान लेंगे तुमने ईवी बिल जनरेट ही नहीं किया। और जो अच्छा ईवी बिल ना जनरेट करने की जो भी पेनल्टी होगी ना वो आपको देनी पड़ेगी फिर। अच्छा मतलब फिर वो जनरेट तो उनको कंपल, हाँ हाँ, मतलब ये है कि जो पार्ट नंबर बी है वो कंप्लीट फाइल करना कंपलसरी है। अगर वो सही से फाइल नहीं करोगे तो ईवे बिल को इनवैलिड बोल दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, और बताओ जी, और एक किसका डाउट सर है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नाम बताओ पहले। सर माय नेम इज लीना। अच्छा लीना, हाँ जी। सर मेरा एक डाउट है, आपने एक बताया था राइट ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। हाँ जी, इसमें आपने बताया था कि एक में हम पोजीशन और कंट्रोल दोनों दे देते हैं और हाँ एक जी। में हम कंट्रोल दे देते हैं, पोजीशन हमारे पास है। नहीं एक्चुअली नहीं नहीं मुझे इन नहीं दोनों नहीं नहीं नहीं, आपने गलत बोला थोड़ा सा। एक में कंफ्यूजन। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक तो मैंने आपको बताया था ट्रांसफर इन राइट इन गुड्स, और एक बताया था ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। राइट। ठीक है, अब जो बच्चे सामने बैठे में भी उन्होंने पढ़ा होगा सप्लाई के चैप्टर में एक शेड्यूल 2 आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन का। उसके अंदर जो पैरा 1 है, पैरा 1 के बी में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स हो, और 5F में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स हो। इन दोनों को हम क्या मानते हैं, सर्विस की सप्लाई मानते हैं।
Right, अब इन right. दोनों के अंदर फर्क ये है कि अगर मैंने ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स किया, तो राइट इन गुड्स का मतलब ये है कि मैंने गुड्स का पोजेशन आपको दे दिया, बट कंट्रोल और टाइटल दोनों मेरे पास है। ठीक है. और अगर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स किया, तो उस केस में क्या किया, पोजेशन भी आपके पास चला गया, कंट्रोल भी आपके पास चला गया, टाइटल मेरे पास ही है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि इन दोनों केस को ना हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे, चाहे तुमने सिर्फ कंट्रोल दिया हो या पोजेशन दिया हो, चाहे सिर्फ तुमने पोजेशन भी दिया हो ना, ये दोनों ही केस सर्विस में कवर होंगे। जब तक तुम टाइटल ट्रांसफर नहीं करोगे वो गुड्स में कवर नहीं होगा। Understood, sir. Sir, my second doubt is import of practical life में जब हम import of service करते हैं, हाँ ठीक जी, है, तो import of service में आपने कहा कि हम अगर related person से या other establishment outside India लेते हैं, उस केस में supply बनती है, उस पे GST levy होता है। बट आपने कहा कि अगर विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन हमने इन दोनों के अलावा अदर देन किसी पर्सन से इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, तो वहाँ पे जीएसटी का क्वेश्चन ही नहीं होता। सर, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल हो सकता है कि हमने विदाउट कंसिडरेशन लिया हो और अदर देन एस्टैब्लिशमेंट और या रिलेटिव पर्सन से? बिल्कुल हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा, आजकल ना मार्केट में क्या है, इतना कंपटीशन है कि अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो वो स्टार्टिंग में क्या करता है, बहुत सारे ऑफर निकालता है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो मैं एक एडवोकेट हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ऑफर निकाला कि पहले जो मेरे 50 क्लाइंट होंगे ना, उनको मैं फ्री में सर्विस दूंगा, फ्री में कंसल्ट करूंगा। अब मैं रहता हूँ मान लो यूएसए में, तो आपने मेरी एक ऐड देख ली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि एक एडवोकेट है वो फ्री में कंसल्ट करेगा पहले 50 कस्टमर को। अब आपने मुझे कॉल किया, मैंने आपको सर्विस दी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब खुद सोच के बोलना, ना तो मैं आपकी रिलेटेड पार्टी हूं, ना ही मैं आपके एस्टेब्लिशमेंट हूं, तो मैं 7(1) के पैरा 4 में कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि इसको हम सप्लाई में कवर नहीं करेंगे, इस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। डन सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी क्लास डाली है 19 आवर्स की। आई मीन अप्रिशिएट। उसको देखने के बाद जीएसटी के हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मैं लिटरली आपको मैसेज करना चाहती हूँ, बट आई डोंट हैव द वे कि मैं आपको कैसे टेक्स्ट करूँ, सो आई हैव जॉइंड दिस। बस आपने इतना बोल दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क एंड आई विश कि आप लाइफ में बहुत बहुत सक्सेस अचीव करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी आशुतोष, हाँ जी आशुतोष, हाँ जी सर चैप्टर 20 ऑडिट अंडर जीएसटी में हाँ जी there are two types of audit, जनरल ऑडिट और स्पेसिफिक ऑडिट। हाँ जी, आराम से बोलो। मैं अभी यहीं पे हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं। ओके सर। जनरल ऑडिट सर सेक्शन 65 में डिफाइन है। यहाँ पर एक सर आपने नोट करवाया था, प्रायर नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन, और उसको बोला था 15 डेज बिफोर। ये कॉन्सेप्ट और उसके बाद कंपोजिशन लिमिट इसी के नीचे में नोट करवाया था। ये दोनों बस पॉइंट नहीं समझ आ रहा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका जर्नल ऑडिट होता है ना, तो जर्नल ऑडिट करने से पहले 15 दिन पहले, कम से कम पहले आपको नोटिस आएगा कि हम तुम्हारा ऑडिट करने जा रहे हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इकट्ठी कर लो। और जब वो जर्नल ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी कंप्लीशन की टाइम लिमिट क्या है, मतलब कितने टाइम में वो डिपार्टमेंट ऑडिट कंप्लीट करेगा, उसकी टाइम लिमिट वो नीचे दी हुई है। ठीक है नी। और ऐसा कोई भी प्रायर नोटिस जो है वो स्पेशल ऑडिट वाले केस में नहीं आता। ठीक है आशुतोष? ओके सर, सेम कंप्लीशन लिमिट जो होता है स्पेशल ऑडिट में 90 डेज होती है। हाँ, वहां पे 90 दिन प्लस में 90 दिन का एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या है सर? एक्सटेंशन का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो आपको लगता है कि भैया 90 दिन के अंदर मैं ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे टाइम लिमिट और चाहिए, तो वो मैक्सिमम 90 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाँ जी रोहित सर। यस सर। हाँ जी गुड आफ्टरनून सर। तो अभी एक डाउट पूछा गया था, थोड़ा सा माइक पास करो सर। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डाउट आया था। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले जब एक ने पूछा था कि वो लंदन में है और आप दिल्ली में हो, मैं मुंबई में हूँ, आपने उसके डायरेक्शन में मेरे को सप्लाई किया, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो आपकी दिल्ली आएगी, प्लेस ऑफ सप्लायर को लंदन आएगा और ये एक्सपोर्ट होगा। हाँ जी सर, लेकिन जहाँ तक मुझे आता है, आपने एक बार कस्टम में एक चीज
चीज रिपीट की थी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सही मतलब ये होता है कि गुड्स इंडिया में लाए गए या गुड्स इंडिया के बाहर ले जाए गए। हाँ जी, हाँ जी। आप दिल्ली में हो, मैं मुंबई में हूँ, गुड्स इंडिया के अंदर ही आए, तो इस वे में अब हम उसमें एक्सपोर्ट में जा करेंगे कि नहीं करेंगे? इधर देखो ध्यान से। अच्छा, आप मेरे को समझा रहे थे या कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं सर, डाउट पूछा था। अच्छा सर आपको समझा सकते सर, इतनी थोड़ी है अभी हमारी। नहीं नहीं नहीं, मतलब बहुत अच्छा आपने समझाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब अगर आपने कभी ध्यान से समझा हो, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई को ना हमेशा क्या बोला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपने एक्चुअल में सप्लाई कहाँ की है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया माना कहाँ जाएगा। और जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि डीम्ड प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, तो ना तो आपका आर्ग्यूमेंट चलेगा ना मेरा आर्ग्यूमेंट चलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने बोला कि पीयूएस ये है, अब ऑब्वियस सी बात है आपने सही बोला कि सर वो सामान यहाँ पे आया, मैं ये बात कह रहा हूँ वो एक्चुअल में सामान यहाँ पे आया, बट उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगी, मतलब हमें मानना कहाँ पड़ेगा, उसके लिए तो ना हमें प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन ही फॉलो करने पड़ेंगे, और जो भी प्रोविजन में प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा होगा हमें वही मानना पड़ेगा, उसके बेस पे ही हमें जीएसटी के इम्प्लीकेशन करने पड़ेंगे। ऑलवेज ये बात ध्यान देना। तो रिस्पेक्टिव की गुड्स वो इंडिया में पा नहीं था, बस अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया आ गई तो फिर वो, हाँ, आपको export प्लेस ही ऑफ मानना सप्लाई आउटसाइड इंडिया आपकी आ गई, और अगर सप्लायर की लोकेशन अगर आपकी इंडिया में है, अब चाहे वो सामान इंडिया में ही क्यों ना हो, तो भी ये नहीं कह सकते कि जीएसटी लगेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जीएसटी लगना या ना लगना वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एक्चुअल गुड्स कहाँ पे है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, और इंट्रा स्टेट होना और इंटर स्टेट होना आप सब जानते हो प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे पता लगता है। ठीक है जी, तो ऑलवेज प्लेस ऑफ सप्लाई में जो भी निकल के आएगा उसके बेस पे हमें काम करना होगा। सर लास्ट डाउट ये है कि एग्जामिनेशन क्लासेस कब लाओगे प्रोफेशनल के लिए, मतलब यूट्यूब पे कब आएगा? एग्जामिनेशन की क्लास यार मैं इस हफ्ते के अंदर ना 2 क्लास है मेरी, वो दोनों की दोनों क्लास मैं उम्मीद करूंगा यूट्यूब पे दोनों इस हफ्ते ही डाल दूंगा। ठीक है सर, एक लास्ट एग्जामिनेशन में ही डाउट था मेरा, वो रिस्टोरिंग ऑफ पोटैटो, रिस्टोरिंग ऑफ कॉटन से रिलेटेड था, तो दोनों एग्जाम होती है ना, मतलब अगर हम कॉटन की वेयर हाउसिंग करते हैं या पोटैटो की वेयर हाउसिंग करते हैं तो एग्जाम्प्ट है कि नहीं? एग्जाम्प्ट है वो, और एग्जाम्प्ट है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी, और बताओ जी, और किसी का डाउट? हाँ जी, ये डाउट है मोहम्मद, आपका डाउट है मोहम्मद इशार? आपकी आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही आपकी। है हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। जब हम, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर जब हम सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट सप्लाई की हमने जैसे कि, ठीक है, फिर हम उसके बाद हम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, फिर उसके बाद जो होता है GSTR 2 फाइल किया जाता है, जिसमें मैच किए जाते हैं रिटर्न वगैरह, और फिर उसके बेस पे रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों के रिटर्न मैच होगा, तब हम सब गवर्नमेंट सप्लाई मतलब आईटीसी देती है। हाँ जी, तो फिर जैसे कि अब हमने सप्लाई आउटसाइड इंडिया किया तो वो भी रिटर्न फाइल करेगा क्या जब हम आईटीसी अवेल करने के लिए हमारे? देखो, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं रिटर्न फाइल करूंगा इसलिए कि मुझे रिफंड लेना है, क्योंकि मैंने जब पहले सामान परचेज किया होगा, परचेज पर मैंने जीएसटी दिया होगा ना, तो उस जीएसटी का मुझे रिफंड लेना पड़ेगा, उस रिफंड के लिए मेरा रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो सर जैसे कि हमने एक्सपोर्ट किया, अब रेसिपिएंट भी तो रिटर्न फाइल करेगा? हाँ जी, करेगा, फिर वो मैच किया जाएगा रिटर्न। करेगा, बिल्कुल तो सही। जब रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां कैसे करेगा सर? नहीं, वो तो इंडिया से बाहर रहता है ना जी, वो तो इंडिया से बाहर रहता है। अब एक बात बताओ, उस पे तो मैंने जीएसटी चार्ज ही नहीं किया ना, वो उसको तो आईटीसी क्लेम करना ही नहीं है। सर इनकेस अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो? अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में तो रिवर्स चार्ज है। थैंक यू सर, सर ये डाउट था मेरा रिवर्स चार्ज। थैंक यू सर। ओके जी, हाँ जी, चलो और बताओ जी।
और बताओ किस किस के डाउट्स हैं? हाँ जी प्रदीप। हेलो। हाँ जी गुड प्रदीप इवनिंग सर। बोलो। गुड इवनिंग जी। सर एक बार इंपोर्ट सर्विस ऑफ इंपोर्ट के केस में अगर इनवॉइस रिसीव होता है तो उसमें आरसीएम का केस समझना था 61 डेज के अंदर हम कैसे लेंगे, और सेकेंडली अगर इनवॉइस हमें 2 महीने के बाद ही रिसीव होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, आरसीएम की डेट कब आएगी? नहीं नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर्विस वाले केस में, गुड्स वाले केस पॉइंट में? ऑफ सर्विस। देखो सर्विस वाले केस में तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अगर पेमेंट आई तो पेमेंट की डेट पीओटी बनती है। अगर 60 दिन के बाद आई तो जहां इनवॉइस आपने इशू किया उसके 61st डे जो होता है वो हमारे पीओटी बन जाता है। ठीक है। अब आपने बोला कि इनवॉइस अगर लेट आया, यही बोला ना आपने? हाँ देखो, अगर आपने इनवॉइस लेट इशू किया, पेमेंट पहले आ गई, कई बार ऐसा भी होता है कि पेमेंट हमने एडवांस कर दी, इनवॉइस बाद में इशू किया, तो भी ऑब्वियस सी बात है कि जो पेमेंट की डेट होगी वही हमारी पीओटी बनेगी। बट अगर पेमेंट भी नहीं है और इनवॉइस भी नहीं है, इनवॉइस आप लेट इशू करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इनवॉइस लेट इशू करने की भी तो आपके ऊपर फीस लगेगी, और फिर जब वो इनवॉइस इशू करोगे उसके बेस पे ही आपका पीओटी निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। चलो। सर एक डाउट है सर यहाँ। हाँ जी बोलो। सर मुझे हाँ हाँ, आप ये डाउट विशाखा? हर्षिता। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा हाँ जी बोलो हर्षिता। हाँ जी सर सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 14 जिसमें रेट चेंज होता है? यस सर। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पता है। यस सर, पर उसमें बिफोर आफ्टर में कंफ्यूजन होती रहती है। मैं चलो एक बार अब दोबारा बता रहा हूँ। मैं ना, मेरे को लग रहा है मैं हर डाउट सेशन के अंदर ये बता रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि चलो इधर देखो ध्यान से। अब सेक्शन 14 में ना मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कंफ्यूजन है। सिंपल सा एक लॉ है कि जब भी क्वेश्चन सेक्शन 14 का बनेगा ना, ऑलवेज आप ये बात ध्यान दो कि आपने सप्लाई कंप्लीट कब की है। मतलब सप्लाई कंप्लीट के ना दो केस होंगे, या तो वो रेट चेंज होने के बाद कंप्लीट हुई होगी या वो रेट चेंज होने से पहले कंप्लीट हुई होगी। सेक्शन 14 सिंपल सा लॉ ये बात बोलता है कि जो भी कंप्लीशन के साथ होगा ना, वो डेट तुम्हारी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आएगी। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि जब सप्लाई कंप्लीट हुई वो डेट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन नहीं बनेगी, जो कंप्लीशन के साथ होगा वो पीओटी बनेगा। एग्जांपल मैं फटाफट से ले लेता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज मेरा रेट चेंज हुआ। अब अगर आज मेरा रेट चेंज हुआ, मेरी सप्लाई कंप्लीट हुई रेट चेंज होने के बाद, पेमेंट भी रेट चेंज होने के बाद आई है, बट इनवॉइस मैंने पहले इशू कर दिया था, तो कंप्लीशन के साथ मेरी क्या है, पेमेंट की डेट है ना, तो पेमेंट की डेट जो होगी वो मेरा पीओटी निकल के आएगा। सेकंड एग्जांपल, मान लो आज मेरा रेट चेंज हुआ, मेरी सप्लाई कंप्लीट हुई है रेट चेंज होने के बाद, और मेरी पेमेंट भी जो है, सॉरी मतलब इनवॉइस जो है, इनवॉइस या पेमेंट मान लो ये जो है वो रेट चेंज होने के बाद है, और उसमें से एक चीज पहले है, तो कंप्लीशन के साथ अगर मेरा इनवॉइस है तो इनवॉइस की डेट पीओटी है। कंप्लीशन के साथ अगर मेरी पेमेंट है तो पेमेंट की डेट पीओटी है। अब आपके मन में डाउट ही आएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आज अगर रेट चेंज हुआ, रेट चेंज के बाद कंप्लीशन है, बट इनवॉइस और पेमेंट पहले हो गई, तो फिर इनवॉइस और पेमेंट इनमें से जो भी अर्लियर होगा ना, फिर वो तुम्हारा पीओटी निकल के आएगा। ठीक है हर्षिता? ओके सर। समझ में आया? पक्का पक्का, झूठ मत बोलना। यस सर। चलो फिर ठीक है। हाँ जी सर डेज बहुत सारे दिए गए, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं? क्या चीज? डेज। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने अभी कल बल्कि अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो बच्चे नहीं हैं उनको पता होगा, नहीं हो मुझे नहीं पता, टेलीग्राम चैनल पे मैंने 110 पेज बना के डाले हैं। उसमें पूरे इनकम टैक्स और पूरे जीएसटी की समरी है। मतलब जितने भी आपके डेज हैं, फॉर्म नंबर हैं, लिमिट्स हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि इनकम टैक्स और जीएसटी की कंसाइज करके मैं उस पर डाल दूं। तो प्लीज वहां से वो डाउनलोड जरूर कर लेना। बहुत सारे डेज तो याद नहीं होते। नहीं ये आप टेंशन मत लो, बहुत सारे डेज नहीं। अब एक बात मुझे बताओ, आप अगर पहले ही सोच लोगे ना याद नहीं होंगे तो नहीं होंगे। याद करने का तरीका पता है क्या होता है? कि डेली आपको रूटीन बनानी है कि मुझे 10 याद करने हैं। इट मींस आपको पता है कि भैया 100 दिन है, मतलब पूरे एक्ट में 100 दिन है, तो डेली 100 पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक भी याद नहीं होगा। डेली रूटीन बनाओ कि मुझे 10 पढ़ने हैं सुबह, और उसी 10 को मुझे शाम को अपने आप याद करना है। आप देख लेना 10 दिन के बाद ना आपको 100 दिन अगर याद नहीं होंगे, फिर आप मुझे बोल देना। ओके सर। ठीक है, याद करने का ना तरीका चेंज करो, सब कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके सर इफ यू डोंट माइंड, माय मम्मा वांट्स टू टॉक विद यू। हाँ जी
थैंक यू वेरी वेरी मच। आप इतना हार्ड वर्क करवा रहे हैं, बच्चों को इतना मोटिवेटेड कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंटी जी। मैं आपके पैरों हमेशा को आप करते रहो, निरोगी रहो, स्वस्थ रहो, बहुत बहुत तरक्की करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बस आशीर्वाद बना के रखो और मैं आपके पैरों को स्पर्श करता हूँ और अपना बस आशीर्वाद मुझे दो। बस स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, बस हम बस और आपकी हमेशा आप मेरा बच्चों को नहीं आपकी अगर ब्लेसिंग मेरे ऊपर है तो बहुत कुछ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा थैंक यू, आशीर्वाद साथ में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी आशुतोष, हाँ जी यस सर। ईबे बिल चैप्टर नंबर 17 रूल 138 सर, इसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ ईबे बिल में कार्गो का किया था, जिसमें कुछ अमेंडमेंट भी आई थी सर। एक बार इसको डिस्कस। कार्गो टाइप वो तो वैलिडिटी के अंदर अमेंडमेंट आई थी ना। जी सर, इसमें वैलिडिटी की बात कर रहे हो? जी सर, वैलिडिटी की बात कर रहे हो, क्योंकि टाइम लिमिट वैलिडिटी के अंदर चेंज आया है। कार्गो टाइप की बात कर रहे हो ना, मल्टी मॉडल कार्गो। यस सर, यस सर, यस उसी की बात कर रहे हो? यस चलो सर, इधर सुनो ध्यान से। अच्छा एक बार पहले तो मुझे बताओ किन किन बच्चों के डाउट्स अभी पेंडिंग हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है लास्ट डाउट है। एक रितु का डाउट पेंडिंग है, और बताओ एक बार हैंड रेस करो फटाफट से अपने वीडियो में। रितु का डाउट पेंडिंग है, और राम अवतार का डाउट पेंडिंग है, अश्मा का डाउट पेंडिंग है, ओप्पो का डाउट पेंडिंग है, और ये विशाखा एक बच्चा है, इनका डाउट पेंडिंग है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं 6:30 बजे मैं फिर यहाँ पे आऊंगा डाउट लेने के लिए। आपने फिर यहाँ पे आना है, आ जाओगे 6:30 बजे? ठीक है चलो, तो 6:30 बजे मिलूंगा। बाकी मैं लास्ट डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपका आशुतोष। ईवे बिल के अंदर आपका ये डाउट आया है कि सर जो कार्गो वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आपको ये बताया था कि कार्गो के अंदर देखो ना, दो चीजें होती हैं कि सबसे पहला अगर वो नॉर्मल कार्गो है, प्लीज गाने बंद करो, गाने बंद करो। अगर वो नॉर्मल कार्गो है तो उस केस में क्या होगा, 100 किलोमीटर पर डे होगा। और अगर वो कार्गो ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो उस केस में 20 किलोमीटर पर डे होगा। ठीक है जी। फिर एक नया कार्गो इन्होंने इंसर्ट किया है, मल्टी मॉडल कार्गो। मल्टी मॉडल कार्गो का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मुझे दिल्ली से और मुंबई में सामान लेके जाना है, तो उसमें क्या होगा, बार बार ना व्हीकल कई बार चेंज होंगे। कभी ट्रक आएगा, फिर कभी गाड़ी आएगी, फिर कभी ट्रेन आएगी। तो गवर्नमेंट बोलती है इसको मल्टी मॉडल कार्गो। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारा कार्गो मल्टी मॉडल है और बीच में, ये नालायक कौन है, अगर कोई कार्गो मल्टी मॉडल है और बीच में ना वेसल नहीं है, बीच में वेसल या शिप नहीं है, फिर तो वो नॉर्मल कार्गो ट्रीट करो। उस केस में 100 किलोमीटर पर डे मान लो। बट अगर बीच में कोई वेसल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां से सामान चला ट्रेन से, फिर आगे ट्रक से गया, फिर वो शिप में उतरा, फिर शिप से आगे ट्रक में गया, फिर वो आगे कहीं और गया, तो बीच में एक शिप आ गया ना। तो अगर बीच में एक शिप आ गया, इसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो की तरह ट्रीटमेंट करना है, मतलब 20 किलोमीटर पर डे काउंट करेंगे। ठीक है आशुतोष? यस सर। इसमें एग्जांपल में था एनी अदर कार्गो अदर में, जैसे वन ये जान जान के, मेरे को पता है बच्चा जान के अनम्यूट कर रहा है। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये क्या मतलब है? नालायक, यहाँ डाउट सेशन चल रहा है सर, हमारी ओर से नहीं हो रही है, सॉरी। हाँ जी, हाँ फटाफट से बोलो आशुतोष। सर इसमें एनी अदर कार्गो में जैसे 143 2 डेज है, तो ये जो अभी जो आपने बताया था मल्टी मॉडल कार्गो, ये इसी का है ना? हाँ जी, हाँ जी। अगर ये इसी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, यही सर, ये इसी में डाउट था। और ये 45 किलोमीटर 3 डेज। हाँ 45 किलोमीटर 3 डेज। हाँ हाँ, ये मल्टी मॉडल कार्गो विद शिप वाला, विद शिप वाला। ओके सर, यही डाउट में था सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है चलो। अच्छा अपना 1 मिनट बैलेंस बचा है, तो 1 मिनट में मैं डाउट तो ले नहीं पाऊंगा, बट मैं सबको ये बता दूं कि समरी नोट्स मैंने बना के डाल दिए हैं। 100 पेज के समरी नोट्स बना के डाले हैं, प्लीज हर बच्चे ने उसको डाउनलोड कर लेने हैं। अमेंडमेंट क्लास इनकम टैक्स की, जीएसटी की जरूर देख के जाना। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अपना खुद नुकसान कर रहे हो। आप एक बात खुद बताओ, आप टाइम निकाल के आए हो, मैं टाइम निकाल के आया हूँ, कोई हम यहाँ पे कोई टाइम थोड़ा खराब करने आए किसी का। ठीक है, इधर सुना ध्यान से।
अब मैंने आपकी ना एक पॉइंट और बता रहा हूँ, अमेंडमेंट क्लास मैंने डाल दी है। दूसरा, जो शाम के सेशन चल रहे हैं ना एमसीक्यूज वाले या प्रोफेशनल वाले बच्चों को, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं उसको अटेंड नहीं करूंगा, उसके बिना मेरा काम चले जाएगा, तो बहुत गलत सोच रहे हो आप। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चाहे उसकी स्पीड फास्ट करके सुन लो, बट जरूर सुन लेना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप एग्जाम में देख लेना, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है।